नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। रुक करेंगे बड़ी खबर का। सीएम धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और कहा कि उत्तराखंड पूरे विश्व के लिए विकास का उदाहरण बनने जा रहा है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित किए बगैर ही उद्योग को भी साथ जोड़ सकता है। सीएम धामी ने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास की सभी संभावनाओं को साकार करने हेतु धरातल पर सतत क्रियाशील है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में विकास का एक उदाहरण बनेगा। ऋषिकेश में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कल परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती में भाग लिया। परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने दोनों मंत्रियों का स्वागत किया। इस दौरान योग गुरु रामदेव, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा, इलायची की दिव्य माला एवं अंग वस्त्र को भेंट किया। बता दें कि परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि दिव्यता और भव्यता का संगम है। तो वही वर्तमान समय में राष्ट्र राजनीति से राष्ट्र नीति की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि इस वीआईपी कल्चर में मोस्टली वीआईपी होता रहता था, लेकिन इस बार उन्होंने दिखाया तो मेरा वीआईपी तो गरीब है, मेरा वीआईपी तो युवा है, मेरा वीआईपी तो महिलाएं हैं, मेरा वीआईपी तो किसान है, जवान है, यही मेरे वीआईपी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ना, उन्होंने गरीब की थाली को ग्लोबल थाली बना दिया। कौन पूछता था मंडुए को और जंगोरे को और रागी और इन सब चीजों को? आज उन्होंने उसको एक नई पहचान दी कि मिलेट जो श्री अन्न है उसे लोग बोएं, फिर खाएं और फिर दूसरों को खिलाएं, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धरती का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और रहे फिट तो रहे हिट। वीआईपीओ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। मोदी जी ने गरीब जाति, किसान जाति, युवा जाति, स्त्री जाति का एक नया संकल्प दिया है और उनके उत्थान के लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं और पूरे भारत के लगभग आधी आबादी जो लाभार्थियों के रूप में उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए देशवासियों को अपना परिवार मान के जो मोदी जी प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह उनकी देशवासियों के लिए अनंत जो प्रेम, करुणा, वात्सल्य उसको दर्शाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पर निशाना साधा, जिसको लेकर मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये अंदेशा हो गया है कि 3.5 लाख करोड़ का ढोल बजाया जा रहा है, लेकिन ये निवेश धरती पर नहीं उतरेगा। कहीं से कहीं तक नहीं, खुद प्रधानमंत्री को ये अंदेशा शायद हो गया है कि ये 3.5 लाख करोड़ की तो केवल गाल बजाया जा रहा है, ये निवेश धरती पर उतरेगा नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने पूरे इन्वेस्टर समिट को एक नया रंग दे दिया कि उत्तराखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और समूची भाजपा से पूछना चाहती हूँ, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है कि आप यहाँ पर शादियाँ करवा सको नामी गिरामी लोगों की? क्या आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी मुस्तैद है? क्या आपके पास इतने लोगों के रहने टिकने की व्यवस्था है? हमने देखा पिछले दिनों आप ही के कार्यकाल में साउथ अफ्रीका से गुप्ता बंधु आए, औली में कितनी वो गंद फैला के गए, उस गंद को उठाने में, समेटने में हफ्तों लग गए, पूरा सरकारी तंत्र उस पर लग गया, पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। तो क्या हम इन लोगों की वेडिंग कराने के लिए तैयार हैं? अतिथि आएंगे तो उनके रहने खाने के लिए भी इंतजाम होना चाहिए। यहाँ एक GMVN का कमरा तक नहीं मिल पाता
का, मिलता है तो उसमें सुख सुविधाओं का अभाव होता है। तो ऐसे में क्या सोचकर प्रधानमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करी, क्योंकि 3.5 लाख करोड़ तो अपने आप में काफी हैं। यदि भाजपा की बातों को, सरकार की बातों को सच भी मान लिया जाए और ये निवेश वाकई धरातल पर उतरेगा, तो फिर उसके बाद वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा को 3 राज्यों में जीत मिली, जिसको लेकर भाजपा उत्साहित दिख रही है। तो वही विपक्षी दल कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेता आपसी मंथन में जुड़ चुके हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव परिणाम काफी आश्चर्यजनक है। देखिए, परिणाम काफी आश्चर्यजनक थे, क्योंकि ज्यादातर ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स ये दिखा रही थी कि कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शायद भाजपा हारेगी और शायद कांग्रेस जीतेगी, लेकिन परिणाम उल्टे आए। तो कई लोगों को थोड़ी शंका है कि भाई कहीं वोटिंग मशीन में तो कोई घालमेल ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि हुआ, हो सकता है ना हुआ हो। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने भी इसमें कुछ गलतियां करी और शायद उस वजह से वो हार गए। एक तो ये कि मेरी राय में कमलनाथ जी को वहाँ का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था, वहाँ का लीडर। और ये जो आप हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं कर सकते कि बागेश्वर धाम को आप बुलाकर और फिर यही सब करने लगे जो कि भाजपा कर रही है। तो हो सकता है कि हार इन्हीं की गलतियों के कारण हुई हो और शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि भाई अब तो एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए भाजपा हारेगी ही। देहरादून के टाउन हॉल में जन संगठनों की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान समेत कई सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक शुरू होते ही पहला सेशन उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के व्यक्तित्व से शुरू हुआ। उसके बाद सभी दलों के प्रतिनिधियों ने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान संविधान के विपरीत किए जाने वाले किसी भी कार्य पर कठोर कार्रवाई, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कानून बनाने जैसे कई बिंदुओं पर आधारित उत्तराखंड की जनता का घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देहरादून में यह बैठक आयोजित की गई और इस दौरान जहां सपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही सपा के राष्ट्रीय सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां जन संगठनों की ओर से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ये बैठक रही। हालांकि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वहीं बैठक में सपा के राष्ट्रीय सचिव भी मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन देहरादून में किया गया, क्या मकसद इस बैठक के पीछे रहा और कौन कौन इसमें मौजूद रहे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि टाउन हॉल में जन संगठनों की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव समर भंडारी और भाजपा यानी माले के राज्य सचिव कामरेड इंद्रेश मैखुरी, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी समेत तमाम सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। वहीं नगर निगम टाउन हॉल में सर्वदलीय बैठक में प्रारंभ होते ही पहला सेशन उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के द्वारा दिया गया। प्रशांत भूषण के वक्तव्य से शुरू हुआ। उसके बाद सभी दलों के प्रतिनिधियों ने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान संविधान के विपरीत किए जाने वाले किसी भी कार्य पर कठोर कार्रवाई, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चुनावी प्रणाली में सुधार के लिए कानून बनाने जैसे कई बिंदुओं पर आधारित उत्तराखंड की जनता
को घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया। इस मौके पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नफरत फैला रही है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मौलिक अधिकारों का भाजपा के द्वारा हनन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश के स्वतंत्र संस्थाओं को भाजपा अपने कब्जे में ले रही है और हमारी सभ्यता और समाज पर हमले किए जा रहे हैं। इससे लड़ने के लिए पूरी सिविल सोसाइटी को जागरूक होना पड़ेगा। प्रशांत भूषण का कहना है कि जीतेगा भारत और हारेगी नफरत, इस स्लोगन के आधार पर अब काम किया जाएगा, क्योंकि अब झूठ की जगह सच फैलाना होगा और ट्रोल आर्मी की जगह ट्रुथ आर्मी बनानी होगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें से भाजपा, यदि बात की जाए सिर्फ वार की, तो भाजपा के ही ऊपर वार किया गया कि कैसे भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकना है, कैसे भाजपा को देश से हटाना है। और जितने भी अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, उसमें 3 राज्यों में जो अप्रत्याशित जीत भाजपा को मिली है, इस पर भी चर्चा की गई कि आखिर किस प्रकार से मिलजुल करके हम लोग भाजपा के सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो इसी को लेकर के एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। अब देखना यह है कि इसका परिणाम क्या आगे निकलता है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं और इसके सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को कहां तक हटाने में ये सर्वदलीय बैठक कामयाब। बिल्कुल यशराज, और देखिए जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन मौजूद रहे, लेकिन आखिर इस बैठक का किस तरह से परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल देने, प्रशिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक आधुनिक तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। तो वहीं अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्राविधिक शिक्षा के विकास के लिए उत्तराखंड में अनेकों काम किए जा रहे हैं, जिसमें आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया गया है। साथ ही साथ कई टेक्निकल और आईटीआई संस्थान भी खोले जाने की तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ पे आईटी रुड़की है, उनके साथ बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों का कोऑर्डिनेशन और हमारा जो एक एमओयू भी साइन हो रखे हैं और उनसे समय समय पर हमें सहयोग भी मिलता है। और जो ये हमारी ये आईटीआईज हैं और पॉलिटेक्निक्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, तो अभी हमारा इनको किस प्रकार से जॉब्स में भी और स्वयं अपना स्टार्टअप शुरू करने में भी, इन दोनों में किस तरीके से इनकी मदद की जा सके, उसके लिए किस प्रकार से रोजगार भी प्रोवाइड करें और स्टार्टअप के लिए हम क्या स्कीम्स ला सकते हैं, वो सभी स्कीमों का इन तक फ़ायदा पहुँचाया भी जा रहा है। और रिसेंटली यहाँ पे जैसे आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का इसके माध्यम से प्लेसमेंट हो रहा है, उस पर भी तकनीकी शिक्षा का बहुत जोर है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बरसात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 13 दिसंबर तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया और इस बीच मौसम विभाग ने 12 दिसंबर को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों में कई जगहों पर बरसात और ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद के कुछ भागों में सुबह के समय कोहरा रहने की संभावना है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं कई जगहों पर मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर तक जहां उत्तराखंड के कई इलाकों में शीतलहर देखने को मिलेगी, जहां बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। और ऐसे में बारिश और बर्फबारी के साथ साथ अब ठंड बढ़ने की भी संभावना है। दोपहर में धूप तो शाम में शीतलहर उत्तराखंड के कई इलाकों में रहेगी। 13 दिसंबर तक का यह पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक बरसात और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और ऐसे तमाम जनपदों के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं।
तो उत्तराखंड में एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार भी आने वाले दिनों में एक बार तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि कई जगहों पर, कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ चुके। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी सामने आ रही है? जी, फिलहाल तो मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में जहां तक धूप की बात है, अभी बेहतरीन धूप खिली हुई है और बारिश और बर्फ की जो संभावना है वो अभी मौसम के लिहाज से तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने जरूर 4-5 दिनों के बाद का अलर्ट दिया है कि बारिश और बर्फबारी की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है। शाम के समय थोड़ी ठंड यहाँ बढ़ जा रही है और पाला काफी मात्रा में पहाड़ों में गिर रहा है, लेकिन फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। बिल्कुल। और संजय देखिए, इसी के साथ अगर बारिश या बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यापारी हैं उनके लिए भी एक खुशी की खबर है, क्योंकि अगर बर्फबारी होगी तो पर्यटक रुख करेंगे उत्तराखंड क्यों? जी बिल्कुल, बर्फबारी की अगर बात की जाए तो बाहर से आने वाले पर्यटक जो हैं वो बर्फबारी का इंतजार करते हैं और समय की तलाश करते हैं कि कब बर्फबारी हो और कब हम नैनीताल और पहाड़ के क्षेत्रों की तरफ बढ़े। तो ऐसे में जो होटल व्यवसायी हैं या जो पर्यटन से जुड़े हुए यहाँ लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात है। बिल्कुल संजय, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये तस्वीर भी आपको दिखा रही जहां मौसम विभाग की ओर से भी ये पूर्वानुमान अब जारी किया गया है। 13 दिसंबर तक उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं इस खबर से जहां व्यापारियों के भी चेहरे खिल उठे, क्योंकि अगर बर्फबारी होती है तो अन्य प्रदेशों से सैलानी उत्तराखंड का रुख करेंगे। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों के पहुंचने की संभावना भी है। 13 दिसंबर तक का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। तो बारिश और बर्फबारी के साथ जहां तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और ऐसे में अगर बात की जाए फिलहाल तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर और तमाम ऐसे जनपद जहां कई इलाकों में बारिश और बरसात की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो दिन में धूप और शाम में शीतलहर लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में अगर खास तौर पर बात की जाए तो 13 दिसंबर तक ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह के एमओयू सरकार करती रहती है, लेकिन कितने एमओयू को धरातल पर उतारा जाता है ये महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। उत्तराखंड में आजकल इन्वेस्टर समिट सुर्खियों का विषय बना हुआ है। जी हां, उत्तराखंड में चल रहे इन्वेस्टर समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो उत्तराखंड में मौजूद हैं। और क्या इन्वेस्टर समिट में होने जा रहा है और कितना फायदा इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड का होगा, ये तो भविष्य की गर्त में छिपा है। और इन्हीं सब बातों को जानने और इसी पर बात करने हम पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया जी के पास। सर, स्वागत है जनता टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, उत्तराखंड में एक बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने इसका प्रतिनिधित्व किया। और क्या लगता है आपको, क्या है इन्वेस्टर समिट और किस तरीके से उत्तराखंड में ये काम करेगा? देखिए, कई महीनों से हम देख रहे हैं कि एमओयू साइन किए जा रहे हैं और एमओयू क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें जो इन्वेस्टर है वो लिखता है आई विश टू इन्वेस्ट, यानी कि मैं इच्छा रखता हूं इन्वेस्ट करने की। सरकार के पास कोई ठोस रोड प्लान मैप नहीं है। धरातल पे ये जितने भी एमओयू किए हैं किस तरह से धरातल पे उतरेंगे, और इस एमओयू में 1 साल का 12 महीने का समय है। ये एमओयू की जो समय सीमा है वो 1 साल के लिए वैलिड है, लेकिन मैं देख रहा हूं महीने तो ऐसे ही बीत गए। तो धरातल पे मेरा सवाल है आपके माध्यम से
कि इतने एमओयू साइन तो हो गए, लेकिन धरातल पर कार्रवाई शुरू हुई नहीं हुई, इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करे सरकार। जनता के पैसा जो जनता के हितों में लगना चाहिए था, रोडें सड़कों के निर्माण में लगना चाहिए था, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, अस्पताल नहीं है, शिक्षा के संस्थान की स्थिति जर्जर हो चुकी है, बेरोजगार पलायन कर रहा है और तमाम समस्याएं हैं, महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है। अभी क्योंकि ये प्रदेश जो है इवेंट का प्रदेश बन चुका है, आप होर्डिंग में इतना खर्चा कर रहे हैं, इवेंट में अब परसों का जो कार्यक्रम, जो आज और कल का कार्यक्रम था समिट, उसमें किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई को जो बर्बाद किया गया। इससे पहले जो आपकी ईजा बैणी का जो आयोजन किया गया, किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, अपने को महिमा मंडित करने के लिए आपने सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया। इसी तरह आपका जो समिट भी है, अभी आप रोडों पे विदेशों में रोड शो करके आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बेहतर होता रोड शो करने के बजाय आप अपना एक प्लान, अपनी योजना को लोगों तक पहुंचाते, जिससे कि प्रदेश का जो है धन की बर्बादी भी नहीं होती और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते। हमारे पास 67% फॉरेस्ट लैंड है, हमारे पास उसके बाद बैरन लैंड आती है, उसके बाद कृषि भूमि आती है। हमारे पास जगह कितनी है? पहले तो ये जारी करें जनता के सामने कि हमारे पास इतनी लैंड है, इतनी जगह पर है, तो बाहर जाने की जरूरत ही क्यों है? हमारे उत्तराखंड में लोग सक्षम है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार बताए उनके लिए योजना क्या है। तो मैं नहीं समझता कि जो जितने ये दिखाया जा रहा है इसमें से ये सफल होगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। यदि प्रदेश हित में सरकार कुछ कर पाती है तो मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन ये सिर्फ 2024 का एजेंडा बन के ना रह जाए। सच्चाई यही है कि 2024 का एजेंडा बनाया जा रहा है, धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, महिमा मंडित कार्यक्रम हो रहे हैं और जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया जो है बर्बाद हो रहा है। मां बहनी के कार्यक्रम में कोई भी ऐसा तोहफा मां बहनों को नहीं देके गए और जो भी इन्वेस्टर सबमिट, ये 1 साल का करार है, 1 साल का एमओयू है, 1 साल में कितने महीने निकल गए आप हमें बता दीजिए। कितनी जो एमओयू जितने भी इंडस्ट्रीज ने साइन किया है, जितने भी प्रोजेक्ट्स वालों ने साइन किया है, कितनों ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया, हमें उसका श्वेत पत्र जारी करके बता दीजिए, मैं तो स्वागत करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूडिया, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है या महिमा मंडन का ये जो कार्यक्रम है ये कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड को कितना फायदा मिलता है और कितने इन्वेस्टर्स उत्तराखंड आके अपना रोजगार स्थापित करते हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। तो लगातार प्रदेश में हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि एमओयू तो साइन हो रहे, लेकिन आखिर धरातल पर कितने उतर पाते हैं ये देखना होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।